अंडर-19 एशिया कप में आज की अगर बात करें तो दो एशियन टीम्स के मैचेस यहाँ पर हुए। जापान वर्सेस श्रीलंका और बांग्लादेश वर्सेस यूएई। जापान वर्सेस श्रीलंका की बात करें तो उसका कंप्लीट स्कोर कार्ड जो है वो कम्युनिटी टैब में हम डाल चुके हैं। ऑलरेडी आप में से कई लोगों ने देखा भी और नहीं देखा तो आप जाकर एक बार जरूर चेक करिए कि उस मैच में क्या हुआ। डेफिनेटली लो स्कोरिंग गेम एक्सपेक्टेड था कि जापान अगर पहले बैटिंग करता है तो जल्दी रैप अप जरूर हो जाएगा, वो एक्सपेक्टेड था। लेकिन उसमें कुछ अच्छी चीजें भी रही है, जैसे कि 30 ओवर उन्होंने कंप्लीट 30 ओवर प्लस करके उन्होंने बैटिंग की है। 3 बैट्समैन ने 30 प्लस बॉलें भी खेली हैं, तो छोटी छोटी चीजें सही लेकिन उनके लिए बेहतर रही हैं। उनके लिए जो पैमाना है वो अलग होगा, यूएई नेपाल के लिए अलग होगा, वो ये बहुत ऑब्वियस रीजंस की वजह से। खैर उस मैच का स्कोर कार्ड जाकर चेक कर सकते हैं। इस मैच की बात करें यूएई वर्सेस बांग्लादेश की, तो यहाँ पर यूएई ने पहले टॉस जीता और पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। बांग्लादेश से कहा कि आप आकर बैटिंग करिए और बांग्लादेश ने यहाँ पर 50 ओवर तो पूरे नहीं खेल पाए वो, लेकिन शुरुआत जिस तरह से हुई थी डेफिनेटली वो डिसअपॉइंट होंगे कि 50 ओवर पूरे नहीं खेल पाए। उनके जो टॉप स्कोरर्स वगैरह रहे वो आपको बता देते हैं। उनकी तरफ से देखें, आशिकुर रहमान जिन्होंने शानदार 71 रन किए और 102 बॉलें खेली। जीशान आलम ने 42 रन किए। उसके बाद अगर हम देखें मोहम्मद रिजवान ने 12 रन किए, अरिफुल इस्लाम ने 22 रन किए। उसके बाद 6, 9, 5, 8 कुछ खास कंट्रीब्यूशन रहा। नीचे जाकर इकबाल हुसैन इमोन ने 18 रन किए 8 बॉलों में। तो यही मेजर कंट्रीब्यूशन रहे बांग्लादेश की तरफ से, जिसकी बदौलत टीम जो है एक अच्छे स्कोर तक पहुंच पाई। एंड टोटल की अगर बात करें बांग्लादेश की 228 रन पे ऑल आउट टीम हो गई और 3 बॉलें कहीं ना कहीं बच गई थी। ये एक थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट जरूर होगी और ये यूएई के लिए एक जीत होगी क्योंकि उन्होंने 50 ओवर पूरे बैटिंग ऑल आउट किया और बैटिंग करने नहीं थी। ये यूएई के लिए डेफिनेटली एक जीत है क्योंकि यूएई यहाँ पर पहले बॉलिंग कर रहा था। और उसके बाद एंड बॉलिंग डिपार्टमेंट की सीधे एनालाइज के तौर पर चलते हैं। जैसे कि हम जानते हैं, आप जानते हैं कि हम एशियन के एनालाइज प्रेफर करते हैं। यूएई की बॉलिंग को एंड आज की डेट में आप किस तरह से एनालाइज करेंगे इस डेट में, जहां पर उन्होंने 228 पे बांग्लादेश टीम को ऑल आउट किया, लेकिन शुरुआत बहुत खराब हुई थी। 70 पे 0 था एक वक्त पे बांग्लादेश। जरूर देखिए, शुरुआत में पेस बॉलर्स की लाइन और लेंथ थोड़ी सी खराब थी। पेस बॉलर्स काफ़ी ज़्यादा बाहर की लाइनों पे बॉलें डाल रहे थे, देखना कहना होगा, पैरों की तरफ ज़्यादा डाल रहे थे बॉलें, जिससे सिंगल्स आसानी से मिल रहे थे। और आज जो बाउंड्रीज लगे हैं वो काफ़ी खूबसूरत शॉट्स थे बांग्लादेश बैट्समैन के, उसमें कोई दोराय नहीं है। लेकिन उम्मीद ने और अहमद ने इतनी बेहतर बॉलिंग नहीं कराई कि हम कह सकते हैं ये कुछ परेशान किया हो, कुछ डिफिकल्टीज आई हो, या हल्का एक मूवमेंट ज़रूर मिला शुरू के, वो भी कम ओवरों के लिए, 5-6 ओवर्स के लिए ही यहाँ मूवमेंट हमें देखने को मिला उम्मीद और ईमान की तरफ से। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे वक्त थोड़ा सा गया, 8 ओवर 9 ओवर आते गए, रन्स के लिए चले गए और एक्स्ट्राज यहाँ पर खूब दिए हैं। खासकर उम्मीद ने 10 वाइडें भी दी हैं, जिसमें कि बाउंड्री काउंट भी हो गया। एक वाइड गई तो उसमें 2 रन भी आए हैं, इसके वाइड भी यहाँ जुड़ गए। तो पेस बॉलर्स ने इतना खासा परफॉर्मेंस किया नहीं। स्पिनर्स की बात करें तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। खासकर हम बात करें ध्रुव परासर, जिन्होंने 6 विकेट निकाले हैं आज, 9.3 1 ओवर 44 रन 6 विकेट। अयान खान ने 10 ओवर में 1 मेडल 29 रन 2 विकेट निकाले हैं। ध्रुव परासर की जो बॉलिंग थी वो बहुत अच्छी थी। वो फ्लाइटेड डिलीवरीज डाल रहे थे, एयर में काफी रख रहे थे और बहुत देर से जो बॉल है वो लैंड हो रही थी जमीन पर। तो ये अपने आप में बहुत इसका फायदा मिला, जरूर मिला है। क्योंकि एक चीज जरूर है, शायद ये हो सकता था कि एक सिंगल वहां से लिया जा सकता था बजाय हवाई फायर के बांग्लादेश बैट्समैन के द्वारा, क्योंकि मिड ऑफ और जो मिड ऑन है वो लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन बना हुआ था, तो आराम से वहाँ सिंगल्स निकाले जा सकते थे। समझ में नहीं आया कि क्यों इतना उठाकर मारने की ज़रूरत आ पड़ी बांग्लादेश के बैट्समैन को, जबकि मिड ऑफ और मिड ऑन नहीं था, लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन था। ये समझने की बात है, ये थोड़ा सा बेसिक की चीज़ें हैं जो शायद धीरे धीरे कर आएंगी। लेकिन आज के मैच में जो एक चीज़ दिखी डेली क्रिकेट को वो यही थी कि लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन था, 6 विकेट उसमें से 3-4 विकेट सेम तरीके से गिरना, ये अपने आप में एक इलॉजिकल सी चीज़ लगती है। जब आप देख रहे हैं कि आपके लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन में प्लेयर है तो आप उठा के कैसे मार सकते हैं। इन केस अगर ये T20 गेम है तो हाँ चलिए आप हवा में आप कोई स्कोर चेस कर रहे हैं जरूर। लेकिन ध्रुव परासर ने बहुत अच्छी बॉलिंग रखी है, बहुत कंटिन्यूसली वही रखी। अयान खान ने बैकफुट पे धकेला है बल्लेबाजों को। मिड विकेट पे उनके पास हर वक्त मिड विकेट पर, शॉर्ट मिड विकेट पर प्लेयर मौजूद था। देख के अच्छा लगा कि एक ही प्लान पर स्टिक रहे ये दोनों बॉलर्स। अमर बदामी ने भी, अगर मैं सही हूँ, जी हाँ, 1 विकेट निकाला है। हार्दिक पांड्या ने भी बॉलिंग अच्छी कराई है। अगर देखें 8 ओवर में 26 रन 1 विकेट। लेकिन ध्रुव परासर और अयान खान की बॉलिंग बहुत एक स्ट्रैटेजिकल बॉलिंग रही है। बस वही है, डेली क्रिकेट कभी छुपाता नहीं है इस चीज़ को कि थोड़ा सा इलॉजिकल लगा। वापस से कहूँगा मैं कि मिड ऑन मिड ऑफ नहीं था,
लॉन्ग ऑन था, फिर आप टपाना क्यों चाहते थे ये थोड़ा समझ में नहीं समझ से आया। परे ओवर ही वो एग्रेसिव हो गया या फिर ओवर ही आसान समझ लिया कि अरे ये तो आराम से 2-3 विकेट चले गए उसी की, ये कहीं ना कहीं बांग्लादेश के बैट्समैन का भी जाएगा, लेकिन उसमें ध्रुव परासर की तरफ से क्या उनके एफर्ट को छीनेंगे? बिल्कुल नहीं, उन्होंने काफी बेहतरीन बॉलिंग रखी है, यानी क्लियरली है जो उनका फ्रंट लाइन पेस अटैक था वो आज काम नहीं किया। अगर उनकी तरफ से सपोर्ट मिलता तो डेफिनेटली शायद बांग्लादेश को वो 170-180 तक जोड़ सकते थे और फिर ये स्कोर चेज हो सकता था, क्योंकि टीम खुद भी बहुत करीब पहुंच गई थी और फिर बैटिंग चेज करने का तरीका भी अलग होता। जो दोनों उनके पेसर थे शुरू की हम बात करें, उन्होंने 11 ओवर मेरे ख्याल से बॉलिंग कराई है, 6 एक ने 6 ओवर डाले, एक ने 5 ओवर और करीब 71 रन उन्होंने दिए। तो आप 11 ओवर में 71 रन दिए जो अपने आप में लगभग 6.5-7 के आसपास की इकॉनमी ये हो जाती है और विकेट्स आपने निकाले है नहीं। तो बॉलिंग का हाल ये कुछ रहा आज की डेट पर। उसके बाद जब 229 रन चेज करने के लिए टीम आई, डेफिनेटली इतना इस तरह के चेज में वो ट्रिकी होते हैं, इतना बड़ा कोई टारगेट भी नहीं था लेकिन इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि 227 फिर भी बोर्ड्स में बहुत कुछ था बांग्लादेश के बॉलर्स के लिए, उनके पास भी अच्छी बॉलिंग अटैक यहाँ पर थी। शुरुआत हमेशा की तरह फेस बाय फेस और डॉट बॉल से करते हैं, फिर आपको चलते हैं कि आखिर यूएई के जो बैट्समैन है इतनी अच्छी शुरुआत मिलने के बावजूद भी आखिर उन्हें दिक्कत क्या हुई कि वो 238 तक पहुंच ही नहीं पाए। बिल्कुल, देखिए बात करें, जी हाँ बिल्कुल, और 1 से 10 ओवर की बात करें पावर प्ले 1 की, तो यहाँ पर टीम ने 36 रन बनाए और 1 विकेट का नुकसान हुआ। टीम ने 47 डॉट बॉल इस दौरान खेले 1 से 10 ओवर के बीच में। वहीं 11 से 40 ओवर के बीच की बात करें मिड फेस की, तो 123 रन टीम ने यहाँ जोड़े और 7 विकेट यहाँ पर टीम ने गंवा दिए ह्यूजली। जो एन कहानी में देख रहा हूँ ये कुछ कल की नेपाल की तरह ही दिख रही है मुझे। मिड फेस में नेपाल ने 7 विकेट खोए थे, इन्होंने भी 7 विकेट खोए। जरूर, यहाँ पर 138 डॉट बॉल्स हैं, ह्यूज डॉट बॉल्स हैं। और उसके बाद अगर हम देखेंगे और अगर आप देखें तो यहाँ पर रना बॉल भी रन नहीं चल रहे हैं। मिड फेस को अगर आप देखें 138 डॉट बॉल, 123 रन, उसके ऊपर से 7 विकेट भी गिर गए, बहुत खराब किया। और आखिरी फेस की बात करें डेथ फेस की, तो वहां पर 8 रन सिर्फ टीम ने बनाए और 2 विकेट टीम ने जो लास्ट के बचे थे वो गिरा दिए और 29 डॉट बॉल्स इस दौरान टीम ने खेले और 167 पर ऑल आउट हो गई यूएई अंडर 19 47.4 ओवर खेलकर। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं काफी बड़ा मार्जिन रह गया यहाँ पर जीत का। और अगर मैं देखूं यहाँ पर तो लगभग अगर मैं बात करूं 60 या 61 रन से करीब बहुत बड़ा मार्जिन यहाँ पर रह गया जो वो हार गए इस गेम को। खैर ये बात होगी फेस बाय फेस की। अब जरा बैटिंग कार्ड आपके सामने हम प्रेजेंट करते हैं, तो बैटिंग कार्ड की जो हालत ये है, एक सीधी सी चीज आपको इस पूरी बैटिंग कार्ड पे दिखेगी, वो है स्टार्ट। आप देखिए आर्यन शर्मा 22 रन का स्टार्ट उन्हें मिल गया, उसके बाद अक्षत राय 16 का स्टार्ट मिल गया, तनिष शूरी 27 का स्टार्ट मिल गया, मरूफ मार्चेंट 25 का स्टार्ट मिल गया, अमर बदामी को 14 का मिला, हार्दिक पाइक 30 का स्टार्ट उन्हें मिला, वो तो खैर नॉट आउट गए। तो ऊपर के जो प्लेयर भी हो गए थे काफी देर तक, ऊपर के जो बल्लेबाज उनको स्टार्ट जरूर मिला है लेकिन उसे वो कन्वर्ट नहीं कर पाए, यानी वो जो पेशेंस की कमी, वो जो एक थोड़ा सा ठहराव, एक लंबी इनिंग चाहिए थी, वो किसी की तरफ से भी नहीं आए। सबने 15-20 मारकर अपना पल्ला झाड़ा है और कुछ शॉट्स भी काफी खराब रहे, कुछ गेंदें जबरदस्त रही हैं। एंड मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगा अक्षत राय की जो आप बात कर रहे थे और ध्रुव परासर की, इनके जो विकेट्स हैं वो कितने इंपॉर्टेंट रहे और किस तरह से गिरे आप जरूर बताइए। नहीं जरूर, बहुत अच्छी बॉलिंग रही है, स्टंप पे डाली गई अक्षत राय को भी, तनिष सूरी को भी, एकदम स्टिक टू स्टंप थी, जरा सा इधर उधर मिस किया और दोनों ने ही मिस किया था। और अक्षत राय की तो खैर बात करें तो बहुत ही अच्छी बॉल थी, वो बैट के गैप से गई। और उसके बाद बात करें ध्रुव परासर की, तो उन्हें तो बिल्कुल ही यहाँ कहना होगा कि डर से गए थे वो। जी हाँ, एक बाउंसर डाली और सीधा एक्चुअली में वो हिट भी कर रही थी। अगर इन केस अगर उनसे वो हाथ नहीं लगाते, अपना ग्लव्स लगा था उनका, अगर वो नहीं लगाते तो सीधा हेलमेट पर लगता और शायद मेडिकल की जरूरत पड़ती यहाँ पर। तो वो डर से गया, उनका हाथ जबरदस्त बॉल डिलीवरी थी, बिल्कुल बहुत तेजी के साथ ऊपर उठ रही थी वो बॉल, एकदम से हेलमेट की तरफ जा रही थी और वो डरे और उन्होंने उनका ग्लव्स लगाया और सीधा हवा में गए और विकेट कीपर ने उनका वो कैच लपका ले। और आर्यन शर्मा की बात करें तो उन्होंने पोक किया अपना बैट और स्टिक तीसरे स्टंप और चौथे स्टंप के बीच में थी वो बॉल, जैसे कल तिलकराज भंडारी करीब आउट हुए। बिल्कुल, तो एग्जैक्टली वहीं पर वो बॉल थी, लेकिन ये राइट हैंडेड बैट्समैन है, वो लेफ्ट हैंडेड थे, लेकिन पोजीशन सेम थी, तीसरे चौथे स्टंप के करीब थी और पोक किया उन्होंने जरा सा बॉल को और बस सीधा फर्स्ट स्लिप की तरफ जा रही थी। पहले तो ये है, लेकिन पकड़ी है विकेट कीपर ने, लाजवाब कैच पकड़ी थी उन्होंने, छोड़ा नहीं हाथ से। ये हाल था। इथेन डिसूजा की बात करें, फालतू का शॉट खेलकर आउट हुए हैं, स्लॉक स्वीप मार रहे हैं, गैर जिम्मेदाराना शॉट खेला उन्होंने, जहां पर आप सिचुएशन देखिए टीम की। जी हाँ बिल्कुल, और वहां पर उन्होंने इस तरीके से शॉट खेला, ये बहुत पुअर शॉट था, बहुत खराब मेंटलिटी एक दर्शाती है वहां पर कि आपको जहां टिकना चाहिए था, बॉलें लेते, रन्स बनाते, पार्टनरशिप
बिल्डअप करते, क्योंकि आप मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन हैं, तो आपसे उम्मीद बनती है कि आप इस तरीके के शॉटों से बचें जब टीम मुसीबतों में हो। लेकिन वहां पर इतने डिसीजन, एक और बहुत ही पुअर शॉट खेले जाना। बिल्कुल, तो यहाँ पर क्लियरली है आर्यन शर्मा और अयान अफजल खान, इन दोनों से कम एक्सपेक्टेशंस थी। एक्सपेक्टेशन सभी से थी, क्योंकि आप जब बैट टीम में हैं और टॉप ऑर्डर के आप बैट्समैन हैं तो आपसे रन की एक्सपेक्टेशन रहेगी। लेकिन अयान अफजल खान से एक्सपेक्टेशन जो हम कह रहे थे कि उनको अपनी बैटिंग में सुधार करने की जरूरत है, वो कम से कम इस मैच में देखने को नहीं मिली। कल गुलशन जहां अपनी टीम के लिए फ्लॉप हुए, जो सीनियर टीम के लिए ऑलरेडी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और यहाँ पर अयान अफजल खान का एक और फेलियर यहाँ पर नजर आया। और कहीं ना कहीं जब टॉप ऑर्डर की तरफ से आपको कोई बड़ी इनिंग नहीं मिली है तो इस तरह के चेजेस में आपको दिक्कत होती है। भले ही नीचे जाकर एक हार्दिक पांड्या ने कंट्रीब्यूशन दिया हो, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी। उसके बाद यहाँ पर बांग्लादेश के जो टॉप विकेट टेकर्स रहे उनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? ये जरूर, देखिए दोनों ही स्पिनर रहे, यहाँ पर स्पिनर्स का डे रहा है बांग्लादेश के लिए, लगातार स्पिनर ही कर रहे हैं। इंटरनेशनल में भी देखे, अंडर 19 में भी देखे, ये थोड़ा सा अपने आप में थोड़ा है कि पेसर्स को भी थोड़ा सा यहाँ जरूर होना चाहिए था। बॉलिंग अच्छी कराई है अगर हम बात करें इकबाल हसन इमॉन, जी हाँ, 8 ओवर में 1 मेडन 10 रन 1 विकेट, बहुत अच्छी बॉलिंग कराई। इन्होंने ही विकेट लिया था ध्रुव पराशर का, बहुत डेंजरस बॉल थी खैर वो। उसके बाद बात करें महफूजुर रहमान, 9.4 ओवर में 32 रन 4 विकेट लिए। परवेज रहमान जिबॉन, जिन्होंने 10 ओवर में 1 मेडन 26 रन 4 विकेट लिए। दोनों ने 4-4 विकेट यहाँ शेयर किया। दोनों ही एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है, एक राइट आर्म ऑफ स्पिनर है, और दोनों ने ही 4 विकेट जो है वो शेयर अपने अपने किए। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं इस मैच के कंक्लूजन के बाद ये निकल कर आता है कि इस मैच में यूएई ने भी कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट जरूर किया है, क्योंकि जिस तरह की उम्मीद थी यहाँ पर कि एक और बेटर परफॉर्मेंस यहाँ निकल, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस निकल कर आएगी, वो अभी तक कल नेपाल की तरफ से भी हमें स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिली। वो भी वन साइडेड गेम था, और ये वाला गेम भी कहीं ना कहीं, इस वाले गेम में थोड़ी चीजें जरूर हरकत ली यूएई के लिए, लेकिन एट द एंड ये भी कहीं ना कहीं बहुत दूर रह गई टीम। और 50-60 रन से जब आप हारते हैं, एक 228 के टारगेट में 50-60 रन से जब आप हारते हैं, तो फिर वो क्लोज कुछ नहीं होता। आप भी कहीं ना कहीं काफी करारी शिकस्त आपको भी इस गेम में मिली है। तो उम्मीद करेंगे कि दोनों ही टीमें सेकंड मैच में इन सबसे सीख कर एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस हमारे सामने प्रेजेंट करे, खास करके यूएई जब श्रीलंका के खिलाफ खेलेगी, और नेपाल जो कल अफगानिस्तान के खिलाफ खेलने वाली है, दोनों पे नजर लगातार बनी रहेगी। बाकी इस एनालिसिस में इतना ही। नेपाल वर्सेस अफगानिस्तान की जो मैच प्रीव्यू है वो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, जाकर एक बार जरूर सुनिए। यूएई का भी जब नेक्स्ट मैच होगा उसकी मैच प्रीव्यू आपके सामने जरूर प्रेजेंट करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जाते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बाय।